हेलो एवरीवन। देखो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक है 11th का 11th क्लास में स्टार्ट होता है, 12th क्लास में भी ये टॉपिक सेकंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम है फंक्शन। ये टॉपिक आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे फलन क्या होता है। वैसे इसका बेसिक 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 11th क्लास में हम केवल इतना सीख पाते हैं फलन होता क्या है, फलन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और कुछ फलनों के विशेष प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ट्रांससेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं। जैसे अबीजीय फलनों के बारे में बात करें तो अबीजीय फलन क्या होता है, इन सभी के बारे में आप पढ़ पाते हो। जैसे चरघातांकी फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है, लघुगुणकीय फलन है। इन सब जितने भी फलन के टाइप्स होते हैं वो सब आप थोड़ा थोड़ा बेसिक में क्लियर कर पाते हो। फिर उसके बाद में आप अलजेब्रा और फंक्शन पढ़ते हो, फलनों का बीजगणित की फलनों को किस तरीके से ऐड किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई या भाग दिया जाता है। इवन जो भी है आप अलजेब्रा के अंदर जो भी पढ़ते हो वो 11th क्लास में आप पढ़ लेते हो। अब हम कुछ यूनिक फंक्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्लास 12 के लिए है, आपके सेकंड यूनिट में आता है। इससे पहले की क्लास में मैंने रिलेशन के बारे में बताया था कि रिलेशन क्या होता है, और अब आगे की कहानी उसके बारे में कि फंक्शन क्या होता है। तो देखो फलन के बारे में समझते हैं, फलन होता क्या है, ठीक है। तो देखो फंक्शन जो होता है वो एक विशेष प्रकार का संबंध ही होता है। फलन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध ही होता है। फलन नहीं है ये टॉपिक संबंध से जुड़ा हुआ है। एक विशेष प्रकार का संबंध फलन कहलाता है, ठीक है, फलन कहलाता है। अब ये जो यूनिक रिलेशन है, एक विशेष प्रकार का जो संबंध है, इसके बारे में समझना होगा आपको कि वो यूनिक रिलेशन होता कौन है। एक विशेष प्रकार का संबंध क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। हम इसको कहेंगे फंक्शन, इसको क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अब समझना होगा आपको कि वो विशेष प्रकार का संबंध क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो कोई संबंध है, संबंध R, कोई संबंध R है, वो A से B पर परिभाषित है। R = B, संबंध R A से B पर परिभाषित है और इस प्रकार है कि A के प्रत्येक अवयव का B में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। B में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है प्रत्येक अवयव का, A के प्रत्येक अवयव का B में एक यूनिक इमेज विद्यमान है, यूनिक प्रतिबिंब विद्यमान है। और या आप ये कह सकते हो कि A का प्रत्येक अवयव समुच्च B में एक अद्वितीय संबंध रखता है। समुच्च A का प्रत्येक अवयव यदि B के अंदर एक अद्वितीय संबंध रखता है, अद्वितीय संबंध रखने का मतलब होता है कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें केवल एक ही संबंध रखता है, ठीक है, इसका एक अवयव इसमें केवल एक ही संबंध रखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही अवयव दो तीन संबंध रख रहा है, तो वो संबंध तो होगा लेकिन फलन नहीं होगा। फलन होने के लिए क्या होना चाहिए कि समुच्च A का प्रत्येक अवयव समुच्च B में यूनिक रिलेशन ही रखना चाहिए या एक यूनिक इमेज आनी चाहिए। एवरी एलिमेंट समुच्च A के प्रत्येक अवयव की समुच्च B में एक यूनिक इमेज आ रही है, तो A से B पर परिभाषित जो संबंध होता है वो क्या कहलाएगा, एक फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हो, A से B पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार है कि समुच्च A का प्रत्येक अवयव B में अद्वितीय संबंध रखता है
संबंध रखता है तो आर को फलन कहते हैं, तो आर को फलन कह सकते हैं। इस कंडीशन में आप संबंध को एक फलन कह सकते हो, ठीक है। आप एक ही बात है, दोनों डेफिनेशन है वो सेम डेफिनेशन है कि जो संबंध आर है वो एक संबंध है आर, वो संबंध आर एक फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उस आर के अंदर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक यूनिक इमेज रखेगा या एक यूनिक रिलेशन रखेगा। समुच्चय ए से समुच्चय बी में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक अद्वितीय संबंध रखता है, तो आप उस संबंध को एक फलन कह सकते हो। आप उस फंक्शन की भांति उसको यूज कर सकते हो, एक फलन की भांति वो कार्य करेगा, एक फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक फलन कहलाता है, ठीक है। अब आगे और यदि इसकी डेफिनेशन देना चाहो तो एक डेफिनेशन और होती है। यदि आर है ना, आर वो रोस्टर फॉर्म में दिया है आपको, आर किस फॉर्म में? रोस्टर रूप में दे रखा है, तो आर के क्रमिक युग्मों का प्रथम घटक जो होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है, वो डिफरेंट है। तो आप उस आर को किसकी भांति? फलन की भांति काम में ले सकते हो या आर को फलन कह सकते हो, ठीक है। यदि संबंध आर के क्रमिक युग्मों का प्रथम घटक भिन्न भिन्न हो तो आर को फलन कह सकते हैं। आर को फलन कहते हैं। आर को क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। यदि आर के क्रमिक युग्मों का प्रथम घटक कैसा हो? डिफरेंट हो, तो हम आर को फलन कहते हैं। क्या कहेंगे? आर को फलन कहेंगे। फॉर एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर कुछ संबंधों के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से संबंध फलन हैं और कौन से संबंध फलन नहीं है। उन सब टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे तो समझना भाई। देखो समुच्चय ए है, ये हमारे पास एक समुच्चय ए है और इधर समुच्चय बी है, ठीक है। एक संबंध परिभाषित हो रहा है, आर एक संबंध है। एग्जांपल फर्स्ट है ये, और कैसा संबंध है? इधर ए बी सी डी, इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहे हैं कि ए का संबंध 2 से, बी का संबंध 3 से, सी का संबंध 4 से और डी का संबंध 5 से, ऐसे दे रखा है। एक एग्जांपल और है, एग्जांपल सेकंड, जैसे इधर समुच्चय ए है और इधर समुच्चय बी है, और एक संबंध है वो समुच्चय ए से बी पर जा रहा है और इस तरीके से जा रहा है, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये संबंध कुछ इस तरीके से जा रहा है कि ए का संबंध 2 से तो बी का संबंध 2 से, सी का संबंध 4 से तो डी का संबंध भी 4 से, ऐसे जा रहा है। अगला है तीसरा संबंध कुछ इस प्रकार है कि ये समुच्चय ए है और इधर समुच्चय बी है, एक संबंध है आर और वो इस तरीके से आ रहा है ए बी सी डी, इधर 1 2 3 4 5 6 कि ए का संबंध 2 से, बी का संबंध 3 से और सी का संबंध 4 से और डी का किसी से रिलेशन नहीं है। चौथे एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। ये समुच्चय ए है और इधर समुच्चय बी है, इधर दे रखा है ए बी सी डी, इधर 1 2 3 4 5 6 और अब की बार कुछ इस तरीके से दिया है, जैसे ए का संबंध 3 से, बी का संबंध 3 से, सी का संबंध 3 से और डी का संबंध 3 से, ऐसे दे रखा है, ठीक है। पांचवा इस प्रकार है, जैसे ये समुच्चय ए है और इधर समुच्चय बी है और समुच्चय ए से बी पर एक संबंध जा रहा है, कैसे? ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहा है कि 3 का संबंध ए से, ठीक है, 4 का संबंध ए से, 5 का संबंध ए से, 6 का संबंध ए से, 2 का संबंध ए से और 1 का संबंध भी ए से, इस तरीके से दिया रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं छठवां।
छठवां एक ऐसा रिलेशन है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है कि ए का संबंध 1 से, ए का संबंध 2 से, बी का संबंध 3 से, ठीक है, सी का संबंध 4, सी का संबंध 4 से, सी का संबंध 4 से और डी का संबंध पौने 3 से। इस तरीके से दे रखा है। सातवें में आर दे रखा है, जैसे ए का संबंध 2 से, बी का संबंध 3 से और सी का संबंध 4 से और डी का संबंध 1 से। इस तरीके से दे रखा है। अब चलो डिस्कस करते हैं। ये 7 एग्जाम्पल है। इन सातों एग्जाम्पलों पर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा संबंध एक फलन है और कौन सा संबंध फलन नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम डेफिनेशन पर जाते हैं दोबारा से कि फलन होता क्या है, फलन क्या है। तो एक विशेष प्रकार का संबंध एक फलन कहलाता है और वो विशेष प्रकार का संबंध होता कैसा है कि उस संबंध में इस समुच्च A का प्रत्येक अवयव इस B में एक अद्वितीय संबंध रखना चाहिए। A का प्रत्येक अवयव B में अद्वितीय संबंध रखना चाहिए। A का प्रत्येक अवयव B में अद्वितीय संबंध रखता है तो R फलन कहलाता है। या मैं ये कहूं कि A के प्रत्येक अवयव का B में अद्वितीय प्रतिबिंब है, एक यूनिक इमेज आ रही है। एक अवयव की केवल एक ही इमेज आ रही है और वो भी प्रत्येक की आनी चाहिए, तो उस संबंध को आप फलन कह सकते हो। जैसे यहाँ पर 4 अवयव है A के अंदर, तो इधर हमारे पास 4 ही इमेज आनी चाहिए, ठीक है। और एक अवयव की एक ही इमेज आनी चाहिए, जैसे A की इमेज 2, B की इमेज 3, C की इमेज 4, D की इमेज 5। इधर 4 अवयव है, उधर 4 इमेज है, प्रत्येक अवयव की डिफरेंट इमेज है, इसलिए यह संबंध क्या होगा, एक फलन होगा। ये क्या होगा, ये फलन होगा। अगले की हम बात करते हैं तो देखो इधर 4 अवयव है तो इधर 4 इमेज आनी चाहिए, जैसे A की इमेज 2, B की इमेज 2, C की इमेज 4, D की इमेज 4। तो सबकी अलग अलग इमेज आ रही है, ठीक है। आप देखोगे या A की 2, B की 2, C, देखो इधर भले समान आ जाए उससे हमें मतलब नहीं है, पर आ तो एक ही रही है, यूनिक आ रही है, ठीक है। एक अवयव की समुच्चय A के प्रत्येक अवयव की समुच्चय में अद्वितीय संबंध या अद्वितीय प्रतिबिंब, एक से अधिक नहीं। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, ओनली यूनिक, ठीक है। तो A की केवल एक ही इमेज है, B की भी एक ही इमेज है, C की भी एक और D की भी एक है और इधर प्रत्येक अवयव की समुच्चय में इमेज है, इसलिए ये संबंध भी एक फलन की भांति काम करेगा। ये संबंध भी फलन है। आप देखोगे इधर A की इमेज 2, B की इमेज 3, C की इमेज 4 पर D एक ऐसा अवयव है या D एक ऐसा अवयव जिसकी कोई इमेज नहीं है, जबकि होना था कि A के प्रत्येक अवयव की B में इमेज होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर D आ रहा है पर D की इमेज B में नहीं आ रही, इसलिए ये संबंध तो है परंतु फलन नहीं है, परंतु फलन नहीं है। इधर आप ध्यान से देखो, A की भी 3, B की भी 3, C की भी 3 और D की भी 3, प्रत्येक अवयव की केवल एक ही इमेज है। इधर A की 3, B की 3, C की 3, D की 3, चाहे समान हो उससे हमें मतलब नहीं है, पर समुच्चय A के प्रत्येक अवयव की केवल इधर एक ही इमेज है, एक यूनिक इमेज है, इसलिए ये संबंध जो होगा ये संबंध एक फलन की भांति काम करेगा, ये संबंध फलन कहलाएगा। इधर आप देखते हो तो देखो इधर के प्रत्येक अवयव की इधर तो पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है, परंतु B, C और D का इधर कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये संबंध फलन नहीं होगा। इधर आप देखोगे तो मैंने बताया कि R के क्रमिक युग्मों का प्रथम घटक भिन्न होना चाहिए। R के क्रमिक युग्मों का प्रथम घटक भिन्न होना चाहिए। आप इधर देखोगे इन क्रमिक युग्म में एक की इमेज 1 भी है और एक की इमेज 2 भी है, तो ये जो R है ये संबंध तो है परंतु फलन नहीं है, ये फलन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें इन दो क्रमिक युग्मों में प्रथम घटक क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इधर आप देखोगे A की इमेज 2, B की इमेज 3, C की इमेज 4, D की इमेज 1, तो प्रत्येक अवयव की A B C D हम 4 अवयव लेकर चले थे A में, तो उनका समुच्चय B के अंदर डिफरेंट इमेज आ रही है या केवल एक ही इमेज आ रही है, इसलिए ये जो संबंध R है ये किसकी भांति कार्य करेगा, एक फलन की भांति कार्य करेगा, अतः ये फलन है, अतः ये फलन है। अब आपको एक चीज क्लियर करता हूं, ये चीज आपके दिमाग से भी क्लियर हो गई होगी
कि फलन होता क्या है। फलन एक यूनिक रिलेशन होता है। फलन जो होता है वो एक विशेष प्रकार का स्पेसिफिक रिलेशन होता है और वो ऐसा रिलेशन होता है कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का B में क्या होता है, अद्वितीय प्रतिबिंब होता है या अद्वितीय रिलेशन होता है। प्रत्येक अवयव का होना चाहिए, इसके प्रत्येक अवयव का, इसका होना चाहिए प्रत्येक अवयव का, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, अद्वितीय, इसमें अद्वितीय संबंध होना चाहिए, अद्वितीय संबंध। प्रत्येक अवयव का अद्वितीय संबंध होने का मतलब होता है केवल एक संबंध, एक अवयव का एक, केवल एक अवयव का एक ही संबंध होना चाहिए। उस कंडीशन में आप इस संबंध R को क्या कह सकते हो, फलन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, फलन कह सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। देखो अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फलन का प्रांत, सह-प्रांत और परिसर, जिसमें पहला टॉपिक हम लेकर चलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, मैं डोमेन ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। देखो कोई फलन है और वो फलन समुच्चय A से B पर परिभाषित हो रहा है। कोई फलन है, फलन कहां जा रहा है, समुच्चय A से B पर जा रहा है। तो यहाँ समुच्चय A को कहेंगे हम डोमेन। क्या कहेंगे, डोमेन। समुच्चय A को क्या कहते हैं यहाँ पर, डोमेन कहेंगे, ठीक है, डोमेन कहेंगे। और इसी के अंदर हम समझते हैं दूसरा कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कोडोमेन ऑफ फंक्शन के बारे में समझते हैं, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, जिसको कैसे लिखेंगे हम, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ कोई फलन है हमारे पास, कोई फलन है हमारे पास, जो फलन समुच्चय A से B पर परिभाषित हो रहा है। तो यहाँ जो ये सेट A है ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे डोमेन ऑफ F, फलन F का प्रांत है। और ये समुच्चय B है ना, ये समुच्चय B, ये समुच्चय B, ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। ये कोडोमेन कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, सह-प्रांत कहेंगे, सह-प्रांत या कोडोमेन ऑफ F, इस तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है। यदि कोई फलन समुच्चय A से B पर परिभाषित हो रहा है तो समुच्चय A को डोमेन और समुच्चय B को कोडोमेन कहते हैं। अब बात आती है इसकी, ये तीसरा टॉपिक आता है ऐसे रेंज। तीसरा टॉपिक क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में समझते हैं। ये रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन, फलन का परिसर, फलन का परिसर। ये क्या होता है, फलन का परिसर, फलन का परिसर। देखो फलन का परिसर क्या होता है, समुच्चय A के अवयवों के प्रतिबिंबों के समुच्चय को, समुच्चय A है ना, समुच्चय A, ये समुच्चय A रहा। अब इसके अवयवों के प्रतिबिंब कहाँ होंगे, समुच्चय B में होंगे। तो उन अवयवों के प्रतिबिंब जो आ रहे हैं, या समुच्चय A के अवयवों के जो प्रतिबिंब आ रहे हैं समुच्चय B में, उन प्रतिबिंबों के समुच्चय को क्या कहेंगे हम, रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर A के अवयवों के प्रतिबिंबों, A के अवयवों के प्रतिबिंबों के समुच्चय को परिसर कहते हैं, परिसर रेंज कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। समुच्चय A के जो अवयव होते हैं, समुच्चय A के अवयव, उनके प्रतिबिंबों के समुच्चय को क्या कहेंगे हम, परिसर कहेंगे, परिसर, रेंज कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, रेंज कहेंगे। अब ध्यान देना, और रेंज जो होता है ना, ये जो रेंज है, ये रेंज, ये सबसेट एंड इक्वल टू होता है किसके, कोडोमेन के, किसके, कोडोमेन के। परिसर जो होता है
उस सहस्रांक का एक उपसमुच्चय या उसके बराबर होता है। सहस्रांक का उपसमुच्चय होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। जैसे इधर हम समझते हैं कोई फलन है, कोई फंक्शन है f, वो समुच्चय a से b पर डिफाइन हो रहा है, इस तरीके से डिफाइन हो रहा है y f of x and x belongs to a and y belongs to b, इस तरीके से जा रहा है। तो पता है इसके डोमेन को क्या लिखेंगे हम, डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन होगा, जैसे हम डोमेन को लिखें यहाँ, तो डोमेन ऑफ f क्या आएगा, x colon x is belongs to a, x colon x is belongs to a। अब बात करते हैं कोडोमेन की, कोडोमेन ऑफ f, इसका कोडोमेन निकाले हम, इसका कोडोमेन क्या आएगा, y colon y is belongs to b, ठीक है। तो यहाँ पर समुच्चय a आएगा और इधर समुच्चय b आ जाएगा, परंतु इसी का एक सबसेट होगा, इसी का क्या होगा, सबसेट, इसी का क्या होगा, सबसेट, ठीक है। तो y जो भी आप b से रखोगे ये रेंज की भांति भी कार्य कर सकता है, ये रेंज भी होता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ये रेंज और कोडोमेन ना ये सबसेट होता है, रेंज इसका इस कोडोमेन का एक सबसेट होता है, ठीक है। तो देखो ये एक सुपरसेट की भांति कार्य करेगा और ये एक सबसेट की भांति कार्य करेगा। ये जो y है ना, y, इस y से डिटरमाइन कौन होता है, रेंज, और x से डिटरमाइन कौन होगा, कोडोमेन। इस x से डिटरमाइन कौन होता है, कोडोमेन होता है। और जो रेंज है ना, रेंज, ये रेंज सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। ये रेंज सबसेट किसका होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं और आगे टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। देखो ये समझो, अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। फलन के प्रकार कौन कौन से फलन होते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो पहला फलन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, पहला फलन होगा इंजेक्टिव फलन, इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन या वन फंक्शन, जिसका नाम होता है एकैकी फलन, एकैकी फलन, पहला फलन होता है। दूसरा होता है मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इसके बारे में समझेंगे। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, जिसको कहते हैं बहु एकैकी फलन, बहु एकैकी फलन। तीसरा होता है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, या इसको कहते हैं हम सरजेक्टिव फलन, सरजेक्टिव फंक्शन या आक्षादक फलन, आक्षादक फलन। चौथा होता है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। और पांचवा इंपॉर्टेंट भी है एक तरीके से, ये दो तरीके से मिलकर बना होगा, पहला और तीसरा, इन दोनों को मिलाने पर, जिसको कहते हैं बाइसेक्टिव फंक्शन, बाइसेक्टिव फंक्शन या वन ऑन टू फंक्शन, वन ऑन टू, वन ऑन टू फंक्शन। एकैकी आक्षादक फलन, जो एकैकी के साथ आक्षादक भी होगा, एकैकी आक्षादक फलन, ठीक है, जो एकैकी के साथ क्या होगा, आक्षादक होगा। छठवां होता है वन इनटू फंक्शन, वन इनटू फंक्शन। ये वन इनटू फंक्शन क्या होता है, एकैकी अंतरक्षेपी फलन, एकैकी अंतरक्षेपी फलन इसको कहते हैं हम। तो ये एकैकी अंतरक्षेपी फलन होगा। सातवें की बात करते हैं तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू
फंक्शन, ये क्या होता है बहुएक आक्षादक फलन, और आठवां होता है मैनिबल इनटू फंक्शन, मैनिबल इनटू फंक्शन। ठीक है, इन सब के बारे में हम समझने वाले हैं कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मैनिबल फंक्शन क्या होता है, ऑनटू या सबजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या है, बाइसेक्टिव या वन वन ऑनटू फंक्शन क्या है, और वन वन इनटू फंक्शन क्या है, मैनिबल फंक्शन क्या है, और मैनिबल ऑनटू और मैनिबल इनटू, ये दो फंक्शन और होते हैं लास्ट में। ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन और भी है, ठीक है, जिसके बारे में हम समझेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, इसके बारे में हम और जानेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन के बाद एक और होता है जिसको कहते हैं हम इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, प्रतिलोमी फलन, ये प्रतिलोमी फलन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और एक होता है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, संयुक्त फलन या फलनों का संयोजन। ठीक है, वो लास्ट टॉपिक है फलनों का संयोजन, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम जानने वाले तत्समक फलन के बारे में, तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, और यहाँ हम जानेंगे तत्समक फलन है, तत्समक फलन होता है क्या, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, उस आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ प्रतिलोमीय फलन, प्रतिलोमीय फलन या व्युत्क्रमणीय फलन, व्युत्क्रमणीय फलन या इन्वर्टेबल फंक्शन, इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ फलनों का संयोजन करेंगे, फलनों का संयोजन। ठीक है, कि फलनों का संयोजन किस तरीके से होता है, इन टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से एक एक टॉपिक को समझते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आता है हमारा एकैकी फलन। पहला टॉपिक कौन सा है, एकैकी फलन। देखो एकैकी फलन के बारे में लेते हैं जानकारी, एकैकी फलन कहते हैं किसको है, एकैकी फलन। पहला है हमारे पास एकैकी, एकैकी फलन क्या होता है, एकैकी फलन जिसको हम क्या कहते हैं भाई, एकैकी फलन को वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। अब देखो नाम से स्पष्ट है, वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन होता क्या है, ये नाम से स्पष्ट है। वन वन फंक्शन का मतलब क्या है, एक का एक, एक का एक, एक का एक का मतलब क्या होता है भाई, कि जैसे कोई फलन है हमारा, फलन है कोई हमारा, वो समुच्च A से B पर परिभाषित हो रहा है, समुच्च A से B पर परिभाषित हो रहा है। तो पता है इसमें अब फलन है, तो श्योर है कि इसके प्रत्येक अवयव का इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। समुच्च A के प्रत्येक अवयव का समुच्च B में एक यूनिक इमेज जरूर होगी, तभी ये फलन है। ठीक है, ये फलन की डेफिनेशन भी होती है। यदि समुच्च A से B में परिभाषित कोई संबंध है, तो यदि A से B में परिभाषित एक ऐसा संबंध है कि A के प्रत्येक अवयव का B में एक यूनिक इमेज है या यूनिक रिलेशन है, तो आप उसको फलन कहते हो। तो यूनिक इमेज तो होनी है या यूनिक रिलेशन तो होना है, लेकिन वो किस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि A के प्रत्येक अवयव का, A के प्रत्येक अवयव का, जब मैं कहूं A के एक अवयव का, इसमें केवल एक ही इमेज है, एक का एक इमेज है। एक का एक इमेज होने का मतलब होता है कि इसके भिन्न भिन्न अवयवों का इसमें भिन्न भिन्न इमेज है। इसमें क्या होगा कि जैसे दो या तीन अवयव ऐसे हो जाए, दो अवयव या तीन अवयव ऐसे हो जाए जिनकी इसमें समान इमेज आ जाए, एक एक नहीं होगा। एक एक होने के लिए इसके भिन्न भिन्न अवयवों का इसमें भिन्न भिन्न इमेज होनी चाहिए। समझ में आया? यदि समुच्च A के प्रत्येक अवयव की समुच्च B में, समुच्च A के प्रत्येक अवयव की समुच्च B में भिन्न भिन्न इमेज आ रही है, तो वो फलन कैसा होगा, एकैकी फलन होगा। जैसे हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, x1 और x2, x1 और x2, ठीक है, और ये फलन डिफाइन कैसे हो रहा है, y = f of x, इस रूप में हो रहा है। अब x1 और x2 हमने दो एलिमेंट लिए और वो कहां से लिए, समुच्च A से लिए। जैसे मान लेते हैं, माना x1, x2 belongs to A, और इस प्रकार है कि x1 is not equal to x2, x1 और x2 बराबर नहीं है। और फिर हमने निकाला मान किसका, यहाँ से मान निकाला f of x1 का, और यहाँ से मान निकाला हमने f of x2 का। पहले हमने x1 लिखा, फिर हमने x2 लिखा, पहले x1 लिखा तो f of x1 आएगा, फिर x2 लिखा f of x2 आया, और ये पता किया कि ये भी बराबर नहीं आ रहा। देखो ये भिन्न अवयव है, तो इधर भी भिन्न इमेज आ रही है, क्या आ रही है, भिन्न इमेज आ रही है।
यहाँ पर देखो आप आ क्या रहा है x इज रिलेशन y, ठीक है। तो ये x है ना, x ये तो कहलाता है पूर्व प्रतिबिंब। क्या कहलाता है ये? पूर्व प्रतिबिंब, इसको प्री इमेज कहेंगे हम। और ये होता है क्या? इमेज, यानी कि प्रतिबिंब, ये होता है प्रतिबिंब। अब ध्यान देना, ठीक है। या y f of x, ये भी इमेज ही होती है, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो x1 और x2 डिफरेंट इमेज लिए थे, तो इधर क्या आ रही है? डिफरेंट। x1 और x2 ने डिफरेंट एलिमेंट लिए a से, तो इनकी डिफरेंट इमेज आ रही है किसमें b में। तो ये फलन कैसा होगा? 1-1 फंक्शन होगा। यदि समुच्च a के भिन्न-भिन्न अवयवों की समुच्च b में भिन्न-भिन्न इमेज है, भिन्न-भिन्न प्रतिबिंब में है, तो फलन कौन सा कहलाता है? एकैकी फलन कहलाता है। कौन सा? एकैकी फलन कहलाता है। अब यदि हम समान इमेज लेंगे कि x1 x2 ले लिया, तो हल करने पर यह आना चाहिए f of x1 बराबर f of x2, बिल्कुल होगा। या फिर ये हो रहा है कि f of x1 बराबर आपने f of x2 कर दिया, तो क्या आना चाहिए? x1 बराबर x2 आना चाहिए। कि आपने इमेज को बराबर करके लिया है, तो इमेज बराबर करने पर वो अवयव भी या उनके पूर्व प्रतिबिंब भी बराबर हो जाएंगे। तो कौन सा फलन होगा? ये एकैकी फलन होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि 1-1 फंक्शन क्या होगा, मैनिमल फंक्शन क्या होगा, ऑन टू, इनटू, बाइसेक्टिव, 1-1 इनटू 1-1 ऑन टू, मैनिमल फंक्शन, आइडेंटिटी, रिवर्टेबल एंड कंप्लीशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।